दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अमेरिका में इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। नवंबर में वोट डाले जाएंगे। भारत में चुनाव हो चुका है लोकसभा का इसी साल। यहां तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार तीसरी पारी उन्होंने अपनी बरकरार रखी। इधर हमारे यहां इस वक्त कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें झारखंड है, जिसमें हरियाणा है और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है। फिर नेक्स्ट फरवरी में, यानी कि आने वाले साल में 2025 में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, क्योंकि भारत में साल भर चुनाव कहीं ना कहीं होता रहता है। अमेरिका में एक ही बार होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, अमेरिका निकल गए हैं। वो डलास और वॉशिंगटन डीसी में कुछ लोगों से मिलेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं। अब उनकी यात्रा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब भारत में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और अभी तो हरियाणा में टिकटों का बंटवारा भी ठीक से नहीं हुआ है, टिकट फाइनली नहीं हुए। आम आदमी पार्टी को लेकर जो गठबंधन की बात चल रही है वो भी लगभग खटाई में। ऐसे में राहुल गांधी को यहां होना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की दिलचस्पी अमेरिका जाने में ज्यादा थी और अमेरिका वो गए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जिस तरह के दौरे होते हैं ये नेताओं के, ये पहले से फिक्स होते हैं। और ये जानते हैं आप कि राहुल गांधी का जो भी दौरा होता है उसका पूरा कार्यक्रम, उसकी पूरी रूपरेखा, कहाँ वो किससे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ये पहले से ही तय करते हैं सैम पित्रोदा, जिनका पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो भारत में एक टेक्नोक्रेट थे और आजकल इस वक्त वो ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। बीच में उनको हटाया भी गया था कुछ उनकी अनर्गल टिप्पणियों के कारण, लेकिन फिर उनको वापस ले लिया गया। तो उनकी वो पूरी रूपरेखा बनाते हैं राहुल गांधी क्या क्या करेंगे। राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर है, पहुंच गए होंगे। 22 घंटे की फ्लाइट है अमेरिका की, निकल गए होंगे, पहुंच भी गए होंगे। अब राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, एक नाम आता है बराक ओबामा का, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे चैनल को देखते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। एक नाम आता है बराक ओबामा का, एक नाम आता है स्टेफनी कटर का। ये दो नाम क्यों आ रहे हैं? और राहुल गांधी तीसरा नाम। स्टेफनी कटर, राहुल गांधी और बराक ओबामा, ये 3 नाम इस वक्त चर्चा में है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसमें पहले तो बाइडेन चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बाइडेन की सेहत ने साथ नहीं दिया। तो अब कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी अमेरिका की, वो उम्मीदवार है डेमोक्रेट्स की ओर से, और रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप। ऊपर नीचे चल रहा है सब, मतलब जिस तरह से पहले कहा जा रहा था ट्रंप आगे चल रहे हैं, फिर कहा गया कमला हैरिस, और अब फिर एक बार ट्रंप की लहर है वहां पर, जैसा कि सुना जा रहा है। और जब आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और उन्होंने एक हाउडी मोदी प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने ट्रंप के लिए कहा था, उनको समर्थन देने के लिए। तो इस बार जो राहुल गांधी हैं वो एन अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं उससे पहले, क्योंकि सितंबर आने वाला है, उसके बाद नवंबर में चुनाव है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तो राहुल गांधी वहां क्या करने गए हैं, इस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, आप जैसा कि समझ रहे हैं। मैंने जो 3 नाम लिए, स्टेफनी कटर, बराक ओबामा और कमला हैरिस का, और राहुल गांधी का, 3-4 नाम। असल में बराक ओबामा 2012 में जब प्रेसिडेंट बने, उस दौरान जो स्टेफनी कटर, इस नाम पर ध्यान दीजिए, स्टेफनी कटर उस वक्त कौन थी? उस वक्त वो बराक ओबामा की राजनीतिक सलाहकार थी, मतलब उनके चुनावी कैंपेन को वो लीड कर रही थी। एक तरह से उनकी वो सलाहकार है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे वहां भारत में राजनीतिक सलाहकार या
रणनीतिक सलाहकार कह सकते हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर वगैरह हैं, इस तरह से ही है। तो स्टेफनी कटर का नाम महत्वपूर्ण है और 3 राज्यों में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव है। कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, फिर 2027 में भी विधानसभा चुनाव है और फिर 2029 में भी लोकसभा का चुनाव है। तो राहुल गांधी के लक्ष्य, राहुल गांधी का जो टारगेट है वो लोकसभा का चुनाव है 2029 में। और राहुल गांधी इन दिनों काफी बदले बदले से नजर आते हैं। एक समय था जब राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि बन गई, लेकिन उस छवि से वो उबरना चाहते हैं, बल्कि काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं उबरने की। उनके विरोधी अभी भी उनसे उनको कोई पप्पू कहता है, कुछ कुछ भी कहता है, लेकिन मैं नहीं कहता, लोग कहते होंगे। अब राहुल गांधी के सामने चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी। इस बार जो चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, उसमें जिस प्रकार राहुल गांधी को सफलता मिली और जिस तरह से वो अलायंस कर रहे हैं, आप देखिए ना, मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे इस बार इंडिया अलायंस जो उन्होंने बनाया उसमें उनको 99 सीटें मिली, उससे उनका हौसला बढ़ा हुआ है। और अब तक लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि सीटें ही नहीं थी इतनी किसी भी पार्टी की। राहुल गांधी बने तो राहुल गांधी का इस वक्त आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और इस वक्त बीजेपी को मेन मुख्य रूप से जो चुनौती है वो राहुल गांधी से ही है। और राहुल गांधी जिस प्रकार अलायंस कर रहे हैं, आप देखिए, वो, अब थोड़ा मेरी बातों को समझिएगा, जिस प्रकार वो अलायंस कर रहे हैं, जो उन्होंने आम आदमी पार्टी से हरियाणा में अलायंस की बात की, या किसी और ने नहीं की, किसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं की ये बात, या पार्टी की कड़ी किसी बड़े नेता ने नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी गठबंधन जानते हैं कि अब ये गठबंधन की राजनीति का दौर है, लौट रहा है, लगता है एक बार फिर से लौट रहा है। 2014 2019 तो सीधे सीधे क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया, लेकिन इस बार बीजेपी भी अलायंस में है, एनडीए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ। तो जो अलायंस का युग है, अब इसमें आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो तमाशा हुआ एक डॉक्टर की हत्या को लेकर, उसमें राहुल गांधी ने कोई ऐसा नहीं किया कि ममता बनर्जी को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर दिया हो। आखिरकार उनका समर्थन भी तो है उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में, वो भी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ममता बनर्जी। एक ट्वीट किया था उन्होंने उन्होंने कोई उसमें खतरनाक भाषा इस्तेमाल नहीं की, जिस प्रकार राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं। अच्छा, न राहुल गांधी कलकत्ता गए इस मामले में, जबकि वो आसपास कहीं भी होता है वो चले जाते हैं, कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है वो चले जाते हैं, लेकिन कलकत्ता नहीं गए। उनको उनको साफ लगता है कि मामला अगर वहां गया तो बिगड़ जाएगा, मैं अगर वहां गया तो ममता बनर्जी से संबंध खराब हो सकते हैं, ये जानते हैं। वो महाराष्ट्र में भी अलायंस कर रहे हैं, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में उन्होंने अखिलेश के साथ भी अलायंस किया, वो केजरीवाल के साथ भी अलायंस करते हैं दिल्ली में। हालांकि वो दिल्ली में तो हार गए लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी हरियाणा में कांग्रेस की अच्छी पोजीशन है इस बार। और जो सर्वे जो भी इस वक्त नतीजे, उससे पहले जो सर्वे और सर्वेक्षण जो होते हैं ना, उसमें ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी से उन्होंने गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया, हालांकि फाइनल अभी नहीं हुआ, उसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। लेकिन ये जो राहुल गांधी इस वक्त जो बदले बदले से है, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, क्यों ये कैसे बदले अचानक, और राहुल गांधी ने अचानक क्या किया, किसी ने उनको क्या उनकी 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 पर्सनैलिटी को ऐसे तराशा कि वो एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो वो एक शख्स है जिनका नाम है स्टेफनी कटर। स्टेफनी कटर बराक ओबामा की राजनीतिक सलाहकार है। 2012 में वो भारत आई थी, तब उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। तो राहुल गांधी को उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे अपने आप को बदलने के लिए। उनको पता था कि राहुल गांधी को यहाँ लोग बहुत हल्के में लेते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से उस ओबामा को सलाह देती थी, इसी तरह उन्होंने राहुल गांधी को भी सलाह दी। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ कोशिश की होगी, लेकिन राहुल गांधी मैच्योर नहीं हो पाए, राहुल गांधी उस तरह से बिहेव नहीं कर पा रहे थे या वो बोल नहीं पा रहे थे। एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में हमेशा रहते थे। उन्होंने तो अपनी पार्टी का घोषणा पत्र ही, जो मैनिफेस्टो था, वही फाड़ के फेंक दिया था मनमोहन सिंह के सामने। उसके बाद
हुआ क्या, फिर 2021 में जब राहुल गांधी अमेरिका गए, जो क्योंकि जाते रहते हैं, तो वहां फिर उनकी स्टेफनी कटर से मुलाकात हुई। स्टेफनी कटर ने फिर उनको कुछ सलाह दी कि आप ऐसा करिए, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए, आपको कैसे बोलना है, कैसे मतलब उनको एक तरह से पूरा उन्होंने कहा कि आप एक टीचिंग होती है ना, वो उनको दी पूरी। सोशल मीडिया पर अपना वो दिखाइए, अपना अपना वट पड़ना चाहिए आपका, सोशल मीडिया में आप अपना प्रचार कीजिए, ऐसे बोला कीजिए, इन मुद्दों पर फोकस कीजिए। तो जो आप देख रहे हैं ना आजकल कि राहुल गांधी कहते हैं कि आरक्षण आरक्षण को लेकर और जातीय जनगणना पर जो उनका फोकस है ना, वो स्टेफनी कटर जैसे लोगों की सलाह पर हुआ है। वो इतना उन्होंने उसको जातीय जनगणना इतना कर दिया है कि अब देखिए, बीजेपी ना उसमें हाँ कह पा रही थी ना, लेकिन आरएसएस ने कह दिया ठीक है कराइए जातीय जनगणना। आरएसएस भी इस पर दबाव में आ गया। आरएसएस ने कहा ठीक है कराइए। उनका जो सम्मेलन हुआ था पलक्कड़ में, उसमें मोहन उनके जो वो थे आरएसएस के एक नेता, मैं नाम भूल रहा हूँ, अंबेकर, सुनील अंबेकर, उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं कराइए, लेकिन जातीय जनगणना का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसका इसका राजनीति के लिए इस्तेमाल ना हो। ये डेटा सरकार इसलिए निकलवाती है, जातीय कितनी कैसी कौन सी जातियां कौन से उपजातियां हैं, कैसे उनका विकास होगा, ताकि उसके लिए एक फंड अलॉट किया जा सकता है, फंड एलोकेट किया जा सकता है, और वो उस हिसाब से उनका विकास हो। तो उस पर भी खैर वो राजनीति होती रही। कांग्रेस ने उसका जवाब दिया, कहा कि संघ कौन होता है, संघ क्या रेफरी है, क्या अंपायर है जो वो बताएगा कि कैसे क्या करना है, ये अलग बात है। तो जो जातीय जनगणना का जो मामला उठाया गया है, तो ये सब कहीं ना कहीं स्टेफनी कटर ने उनको सुझाव दिया, आप सोशल मीडिया पर ऐसे एक्टिव रहिए और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाइए। और जो जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, भारत में लोकतंत्र नहीं है, संविधान की हत्या हो जाएगी, जैसे बीजेपी सत्ता में आएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये जो बातें राहुल गांधी ने की, ये सब स्टेफनी कटर की सलाह पर किया गया। तो आप इससे एक अंदाजा लगाइए कि इस पूरे मतलब राहुल गांधी किस कदर अमेरिकन लॉबी के प्रभाव में है। और अमेरिकन लॉबी क्या चाहती है, भारत में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, जो गठबंधन की ही सरकार है, पूरी ताकत लगा दी अमेरिकन लॉबी ने और चाइना ने भी। लेकिन सरकार में मतलब भले ही गठबंधन करना पड़ा हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बन गए। तो ये बात अभी तक अमेरिका को पच नहीं रही है। और किसको नहीं पच रही है, किनको, जो डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स जब जब सत्ता में आए अमेरिका में, तब तक दुनिया में विध्वंस हुआ, जगह जगह लड़ाइयां हुई, जगह जगह वॉर हुई। और आज भी देखिए आप, जब बाइडन सत्ता में थे, अब तो खैर उनकी तबीयत बहुत खराब है, कमला हैरिस ही देख रही है, पीछे से ओबामा ही सरकार चला रहे हैं, बराक ओबामा ही सरकार चला रहे हैं। तो दुनिया में जो देख रहे हैं आप टेंशन, यूक्रेन, इजराइल, फलस्तीन, ये सब देख रहे हैं ना। इधर बांग्लादेश में जिस प्रकार पूरी सत्ता बदल गई, से शेख हसीना को हटा दिया गया, वहां कू हो गया, वहां मोहम्मद यूनुस आ गया, ये सब अमेरिकन का किया धरा है, अमेरिका भले इससे इनकार करे। तो राहुल गांधी किन लोगों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे हैं जो उनके एक तरह से मेंटोर हैं, जिन्होंने उनको ये बताया है कि आपको ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए राजनीति में, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। उनकी छवि सुधारने में जिन्होंने मदद की वो है स्टेफनी कटर, जो कि बराक ओबामा की सलाहकार है। और ये इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का बराक ओबामा से और कमला हैरिस से क्या कनेक्शन है, ये आपको आप समझ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी के सलाहकार बनने के पीछे वजह क्या है। राहुल गांधी को ये टिप्स आज से नहीं दिए जा रहे थे, ये 2012 से दिए जा रहे थे। तो 2012 में तो खैर यूपीए की सरकार थी यहाँ पर, और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आ गए। तो यानी कि राहुल गांधी को कब से तैयार किया जा रहा था, मतलब उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही थी कि आप में प्रधानमंत्री बनने के लक्षण हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप ऐसे ऐसे मुद्दे उठाइए जिससे देश में एक अफरा तफरी फैलेगी। और जैसे कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जाति जनगणना की, इससे समाज डिवाइड होगा, इससे हिंदू डिवाइड होगा, हिंदू वोटर बटेंगे, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। और जब बीजेपी को नुकसान होगा तो किसको फायदा होगा, राहुल गांधी को फायदा होगा, इंडिया अलायंस को फायदा होगा। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि स्टेफनी कटर, राहुल गांधी, बराक ओबामा और कमला हैरिस, ये इनका कनेक्शन है।
और राहुल गांधी जो अभी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं वो ऐसे ही नहीं गए हुए हैं, वो कुछ और टिप्स वहां से लेकर आएंगे। और जिस प्रकार राहुल गांधी 2021 में भी गए, फिर 2022 में भी गए, वो हमेशा जाते रहते हैं। और वहां जिस प्रकार की वो तकरीरें करते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज में या जहां भी वो जाते हैं, उसमें वो भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसमें वहां आप कोई भी व्यक्ति चाहे, देखिए हम अपने घर में आपस में 50 चीजें होती है, लेकिन बाहर हम ये अपने घर की बुराई नहीं करते। ये काम राहुल गांधी ने बाहर जाके विदेशी मंचों पर किया, तो उनको लगा, अमेरिकन को लगा तो ये तो बहुत बड़ा टूल है हमारे लिए, तो हम इसको हम इस्तेमाल करें। तो उन्होंने 2012 से ही राहुल गांधी को स्टेफनी कटर ने बताना शुरू कर दिया था दिल्ली में आकर कि तुम ये कर सकते हो। तब राहुल गांधी ने उसको सीरियसली नहीं लिया, हालांकि वो कुछ जगह गए, जैसे भट्टा परसौल वगैरह कुछ जगहों पर उन्होंने यात्राएं की, कहीं ना कहीं वो गए। फिर ये लोग यहां तक कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी, राहुल गांधी ने जो एक मणिपुर की यात्रा की, मणिपुर से दूसरी की, उससे पहले की इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, वो जो सारा कुछ था ना, वो कहीं ना कहीं स्टेफनी कटर की सलाह पर किया गया। तो वो उनसे टिप्स ले रहे हैं, मतलब वो उनकी एक तरह से राजनीतिक गुरु हैं। वो तो सलाह सलाह देती हैं आपको कैसे लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से मुद्दे उठाने चाहिए। तो बेसिकली देखिए होता क्या है दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, तमाम जातियां हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं। एक कह सकते हैं ना, भारत का एक एक सोसाइटी ऐसी है जिसमें बड़ी डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ दंगे फसाद भी होते हैं, हमारे वहाँ तमाम मतभेद भी हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, लेकिन समाज ऐसे नहीं बढ़ता। लेकिन अब क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कह रहे हैं और मजबूरी में आरएसएस को भी ये कहना पड़ा कि करवा लो भाई, तो आप ये देखिए कितना बड़ा दबाव है। और ये दबाव कहाँ से आया? ये दबाव आया पश्चिम से। कहाँ से? अमेरिका से। किसने दिया? स्टेफनी कटर जैसे लोगों ने राहुल गांधी को ये सलाह दी, आप जाति जनगणना कराइए, आप आरक्षण का मुद्दा उठाइए, कहिए बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, कहिए कि देश में संविधान खतरे में है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इस तरह की बातें अगर आप करेंगे और और आप और आप कश्मीर से कन्याकुमारी भारत जोड़ने की बात कीजिए, क्योंकि भारत टूट रहा है। देखिए भारत टूटा नहीं है, जो भारत जोड़ने की बात हो, मैं पहले फिर भी आपको स्पष्ट कर दूं, भारत टूटा नहीं है। भारत को जोड़ने की बात जिस तरह राहुल गांधी ने जो एक पूरा कैंपेन चलाया, फिर उन्होंने मणिपुर से, आज मणिपुर क्यों नहीं गए राहुल गांधी? राहुल, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं बाहर से, म्यांमार की ओर से कुकीज ड्रोन हमले कर रहे हैं, इतनी खतरनाक सिचुएशन है मणिपुर की, राहुल गांधी तब तो मणिपुर गए, आज क्यों नहीं गए? आज वो अमेरिका चले गए। उनको जाके देखना चाहिए ना कि किस प्रकार वेस्टर्न ताकतें अलग स्टेट बनाना चाहती हैं मणिपुर में, मणिपुर को अलग का हिस्सा लेकर, म्यांमार का एक हिस्सा लेकर अलग स्टेट बनाना चाहती है। बहुत खतरनाक मंसूबा है सीआईए का, और क्रिश्चियन मिशनरियां इसमें पूरी तरह से एक्टिव है। अमेरिकन जो डिप्लोमेट हैं वो कभी उमर अब्दुल्ला से मिल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पहले कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाद में डिप्लोमेट मिलते हैं, अमेरिकी डिप्लोमेट मिलते हैं, तो पता नहीं उनके कान में क्या मंत्र फूंक देते हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू से अमेरिकन काउंसलेट के जो अधिकारी आकर मिलते हैं। इसी तरह किसानों को अपने यहाँ अमेरिकन एम्बेसी में चाय के लिए बुलाया जाता है, चाय पीने के लिए। तो ये क्या चल रहा है? और इसी बीच जब भारत में चुनाव है 3 राज्यों में, राहुल गांधी अमेरिका चले जाते हैं। तो अमेरिका से वो क्या लाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैंने आपको जो कनेक्शन बताया इसको आप समझिएगा। इस चैनल को आप लाइक करें, अपने कमेंट जरूर दें दोस्तों। कमेंट आप नहीं देते, कमेंट दिया कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं ऐसी जानकारी फिर आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।